तो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित पढ़ रहे हैं। तो आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। और देखिए दोस्तों, हम 10 दिसंबर से इसी इसी एनसीईआरटी का पूरा थ्योरी का मैराथन लेकर आएंगे और एमसीक्यू सहित उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू रहेंगे और आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि जैसे प्रश्न बना है तो होता है कि एनसीईआरटी से पूछा जाता है कि नहीं। बहुत लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर करते हैं पर एनसीईआरटी थ्योरी को नहीं देखते हैं, वही दिखाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको देखना हो मैराथन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम यही दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वह इस थ्योरी से इसी एक चैप्टर से नहीं, पूरे 6 से 8 तक के पूरे एनसीईआरटी से कहाँ से उठाकर ऐसे पूरा प्रश्न बनाया है, इन सब को हम ऐसे एक एक करके आप सबको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम सबका एक क्लास 7 का जियोग्राफी का पहला चैप्टर है। इसके पहले हम सबका क्लास 6 का हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ये तीनों हो चुका है और क्लास 7 का हिस्ट्री भी हो गया है। और आज ये क्लास 7 का पहला चैप्टर है जियोग्राफी का। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, लिखा है पर्यावरण। पर्यावरण से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस वर्ड से, इस शब्द से वाकिफ हो ना। तो याद रखना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर है, अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये सब कहानी लिखा गया है। ये सब इन सब कहानी से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ हाईलाइट किए हैं, जहाँ जहाँ हम आपको बता रहे हैं कि याद करना, अपने दिमाग में बैठाना, उस बात को बस अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करना, याद करने का प्रयास करना। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा था ही बस। यहाँ पर देखिए लिखा गया था कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया था, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधों, ये सभी का हुआ। इन सभी का क्या हुआ है, ये प्रकृति ने खुद किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया मानव के द्वारा किया गया। तो देखिए सड़क, कार, कपड़े, किताब ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमारे सांस लेने के लिए हवा देती है, पीने के लिए जल देती है, खाने के लिए भोजन देती है एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करती है। मानो इस प्राकृतिक पर्यावरण में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, जो मानव है यह इस प्राकृतिक पर्यावरण में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं। देखिए जैसे बताया गया कि जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्र किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। मानव कार्य जो मानव है, मानव का जो कार्य है, मील है, कारखाने हैं एवं जो बर्तनों का निर्माण करता है, ये सभी बातों में करके मानव क्या होता है, प्रकृति के साथ अपने आप को ढाल लेता है या बदल जाता है या घुल मिल जाता है, ऐसे समझिए। आगे देखिए लिखा गया है, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, ये परिवर्तन क्यों होता है, याद रखना। ये परिवर्तन क्यों होता है तो याद रखना यहाँ पर है कि ये हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। एक दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और यह क्या होता है कि एक न एक दिन अगले दिन हर रोज़ बढ़ती रहती है। क्या, हमारी ज़रूरतें। याद रखना, जैसे कि हम सब इस चित्र को देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, सड़क पहले थोड़ा कच्ची सड़क, छोटी सी सड़क थी न, लोग आते जाते थे साइकिल पैदल। कुछ आज इतनी बड़ी बड़ी हाईवे बन गई है, कारखाने बन गए हैं, स्मारक बन गए हैं। आज सभी यहाँ इस चित्र को आप सब देख सकते हैं कि कैसे सब लोग पर्यावरण के साथ परिवर्तन हो गए हैं, अर्थात घुल मिल गए हैं। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं। इसलिए किस लिए, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वातावरण में परिवर्तन हो जाते हैं न।
और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, उसको हम नष्ट भी कर देते हैं। तो इस बात को याद रखना, ये सभी आज सभी को हम कभी न कभी नष्ट भी कर दे सकते हैं और कर देते हैं। तो इस वाक्य को पूरा याद रखना दोस्तों। ऐसे पूरा कथन कारक में पूछा जाएगा कि प्रकृति का वातावरण में परिवर्तन हो जाता है और हम उसे कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिख रहा होगा आप सबको, लिखा है सजीव और अजीव। तो देखिए सजीव क्या होते हैं, सजीव प्राणी का संसार में जैसे पादप और जंतु होते हैं उसे सजीव कहते हैं। अजीव अजीवी जैसे कि पदार्थ का सार, जो संसार अर्थ स्थल है, ये सभी अजीव हैं। आगे देखिए लिखा गया है, ऊपर ऊपर वार्तालाप से आप समझ पाए होंगे, जैसे कि अभी हम सब पढ़े उनसे आप थोड़ा बहुत समझे होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। अर्थात हमारे अगल बगल के कहें, जो हमारे अगल बगल की जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, वे हमारे पर्यावरण के अंग हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अर्थात यह जो हमारा पर्यावरण है, यह प्राकृतिक और मानवकृत दोनों का क्या है, मिश्रण है। अर्थात इन मानवकृत और प्रकृति, ये दोनों का मिश्रण ही हमारा पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। अर्थात जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें अजीवी और जीवी दोनों प्रकार की परिस्थितियां सम्मिलित हैं। आगे देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देखिए बॉक्स में, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ लिखा गया है प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए लिखा गया है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इस बात को याद रखना। पूछेगा एक प्रश्न, दो प्रश्न यहाँ से जरूर उठाता है इस चैप्टर से। तो बस, और ये सिंपल भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पर्यावरण है इतना फेमस, अर्थात इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है इसको पर्यावरण सुरक्षा के लिए, कि ऐसे मुद्दा होते हैं जो हमेशा हर एक व्यक्ति के जुबान पर रहता है। तो जैसे कि आप सब समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप इसके पहले वाले क्या है चैप्टर में परिचित हो गए हैं। अगर आप सबने क्लास 6 का जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा भूगोल का, तो उसमें एकदम अच्छे से डिफाइन किया गया है कि जल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, जल मंडल, वायुमंडल, इन सभी के बारे में बताया गया है। और हम अच्छे से एकदम, मान लीजिए एकदम स्पष्टीकरण या उदाहरण देकर भी, प्रश्न बनाकर भी बताए थे कि जैसे जैव मंडल में क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती है न, मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं, किस मंडल में वायुयान उड़ता है, किस मंडल में गैस पाई जाती हैं, किस मंडल में सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती। आज सभी बातों को हमने क्लास 6 का जो भी चैप्टर नहीं ध्यान है उसको, क्लास 6 का जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे है कि देखिए इन सब से परिचित हो गए हैं, तब पर भी अभी आगे देखिए दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया, अब हमने इसके संबंध में कुछ और तथ्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि पृथ्वी की ठोस परपटी, जो ये हमारी पृथ्वी है, इसकी जो ठोस परपटी है, कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं यार। अर्थात एक शब्दों में कहें तो ये जो हमारी पृथ्वी है न, तो ये पृथ्वी हमारी स्थल मंडल है। आगे है कि यह चट्टानों एवं खनिजों से बनी है। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी पूछता है और बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो याद रखना, ये जो हमारी पृथ्वी है यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की परत, जो मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाट आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियां वाली विषय धरातल होती है। इस बात को याद रखना। आगे है कि ये स्थलाकृतियां महाद्वीप के अलावा महासागरों तक सतह पर
पाई जाती हैं। अर्थात ये जो स्थलाकृतियाँ हैं, स्थलमंडल है, ये स्थलाकृतियाँ याद रखना कहाँ तक, तो महाद्वीप से महासागर तक, महाद्वीप से महासागर तक पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है, जो स्थलमंडल है हमारा वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करती है। अर्थात जो ये हमारा स्थलमंडल है, इस स्थलमंडल में हमारे घास और बस्तियां, अर्थात जो हम सब रहते हैं, मकान बनाते हैं आदि सभी इसी स्थलमंडल में बनाते हैं। यह खनिज संपदा का भी यह खनिज संपदा का भी एवं जल के क्षेत्रों को जलमंडल, यहाँ पर याद रखना क्या है कि ये जो हमारा स्थलमंडल है, यह जल संपदा का भी एक स्रोत है। अर्थात जल क्या है, खनिजों की संपदा पाई जाती है। सॉरी दोस्तों, खनिजों की संपदा अर्थात खनिज पाए जाते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए कि खनिज किस मंडल में पाए जाते हैं, खनिज, तो याद रखना खनिज क्या होता है, स्थल मंडल पे पाए जाते हैं जहाँ पर हम सब हैं। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर देखिए पूछा गया है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट किस शब्द से बना है, तो याद रखना फ्रेंच शब्द से है। क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, फ्रेंच शब्द से बना है। याद रखना। आगे देखिए, जिसका अर्थ है क्या होता है, जिसका अर्थ पर्यावरण का अर्थ होता है पड़ोस। आगे देखिए यहाँ पर देखिए और है कि देखिए यहाँ पर है, अब देखिए हो गया स्थल मंडल, अब आया आगे जल मंडल। तो जल मंडल क्या होता है, तो देखिए लिखा है जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। अर्थात जहाँ पर जल पाए जाते हैं, जैसे समुद्र हुआ, नदी हुआ आदि सभी को जल मंडल कहते हैं न। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जो नदी बनता है आदि ही झील, जो झील है, समुद्र है, महासागर है आदि सभी के जलाशयों से मिलकर बनता है। यहाँ यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक भी है न। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, जो परत है वायुमंडल है। अर्थात याद रखना, इस वाक्य को पूरा पूछा जाता है कि पृथ्वी के जो चारों ओर फैली हुई है इसे कौन सा मंडल कहते हैं, या यह कौन सा मंडल है। तो याद रखना, जो पृथ्वी के चारों ओर हमारे वायु फैले हैं इसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखा है। याद रखना, वायुमंडल को कौन थामे रखा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे वायु को, अर्थात हमारे जो अगल बगल के जो वायु हैं, यह पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको थामे रखा है। आगे है कि यह सूर्य की कौन वायु है, जो यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। याद रखना, पूछा जाएगा कि जो गर्मी है सूर्य की गर्मियों से, या सूर्य की तीव्र जो प्रकाश है उससे हमारी रक्षा कौन करता है, तो याद रखना वायुमंडल, अर्थात हमारे जो अगल बगल के जो वायु मौजूद हैं वे हमारे सूर्य के किरणों से रक्षा करती हैं। आगे है देखिए, यहाँ पर यही मैटर लिखा गया है, तो यहाँ बस जान लेना। आगे देखिए लिखा है कि कई प्रकार की गैसें जैसे धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो याद रखना, जब वायुमंडल में कहाँ पर, जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो हमारे मौसम और जलवायु दोनों में परिवर्तन आता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि ऐसे पूरा कथन कारक उठाकर रखता है। आगे है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। कौन, पादप का मतलब पौधे या वृक्ष, और जीव जंतु जो है ये सब मिलकर जैव मंडल, जैसे कि हम सब जिस मंडल पर हैं उसे जैव मंडल कहते हैं या निर्माण होता है ना। अर्थात एक शब्दों में समझिए तो जहाँ पर जिस मंडल में जीवन संभव है उसे हम जीव मंडल कहते हैं ना। आगे देखिए लिखा गया है, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आज इस बात को याद रखना। देखिए यहाँ पर आया
पारितंत्र। अब इस बात को हर साल इस चैप्टर से बस यही प्रश्न उठाता है कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, लिखा गया है कि रवि की कक्षा ने एक एनसीसी कैंप में तो देखिए ये कहानी है, ये कहानी से कुछ नहीं। तो अब देखिए हम आप सबको डायरेक्ट परिभाषा बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पारितंत्र। पारितंत्र देखिए लिखा गया है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा होता है। इसी को हम सब क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो आगे देखिए, और यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए ये सब कहानी है ना, ये सब कहानी है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर भी देखिए लिखा एक कहानी से जुड़ा हुआ बताया गया कि हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेगा। अर्थात ये विशेषता, जैसे दो दोस्त रहते हैं, जो दोस्तों ने अपने अपने राज्य की विशेषता बता रहे हैं। एक बोलता है हमारे यहाँ तो बहुत पानी बारिश होता है। फिर एक लोगों ने रेगिस्तान के रहते हैं, उन्होंने बताता है हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं बरसता है ना, वहाँ पर छिपकलियाँ कीड़े मकोड़े, वहाँ के कीड़े मकोड़े ऐसे घूमते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि देखिए सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। जो सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं वह अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। तो इस बात को याद रखना, यहाँ पर हाईलाइट किए हैं प्लीज। तो देखिए फिर से बोल रहे हैं कि जो सभी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं और प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। इस बात को याद रखना, आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। देखिए फिर बताया गया कि जो जीवधारी लोग हैं, जो जीव हैं अर्थात जिसमें जीव हैं, उसके आपसी या अपने आप में पर्यावरण के बीच संबंध की जो संबंध होता है, उस संबंध को ही पारिती तंत्र कहते हैं। आगे है अधिक वर्षा वाले उन घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र है। अर्थात जो छोटा सा ताल भी अगर है कहीं पर तो वह भी एक पारितंत्र है। आगे देखिए लिखा गया है कि वस्तु विनिमय पद्धति। देखिए यहाँ पर लिखा गया है वस्तु विनिमय पद्धति, अर्थात एक वस्तु को अदला बदली का व्यापार जिसमें धन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात याद रखना, वस्तु विनिमय अर्थात बस वस्तु की अदला बदली होती है। अर्थात इस वस्तु की हमें आवश्यकता है, ये वस्तु हमें दे दीजिए, आपको इस वस्तु की आवश्यकता है, आप ले लीजिए। आगे है देखिए यहाँ पर है कि पारितंत्र हो जाता है। क्या आपको लगता है कि जो पार्क है, पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे, एक पारितंत्र भी है। अब देखिए यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर है मानवीय पर्यावरण। देखिए लिखा गया है मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। आरंभिक जो मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है, उनका जीवन है सरल था एवं आसपास के प्राकृतिक एवं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीखे। उसने फसल उगाना, पशु पालना और अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार किया, आवश्यकता से अधिक अन्न उगाए न, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ
न तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज एवं द्रुत हो गया। आगे है कि क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी और रसीला जो गर्मी जब रहता है तो रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुने हुए मूंगफली क्यों खाते हैं? क्योंकि बताया गया कि ये हम अपने पर्यावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। बस देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बात को याद रखना। बस अब इसमें ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी हम सब पारितंत्र पूछें, पारितंत्र का मतलब एक और उदाहरण हम बता दें। जैसे कि हम सब एक दूसरे की जो रिलेशन रहता है, जैसे माता पिता और दीदी, ये सब एक पारितंत्र है, एक सब जुड़े हैं, ये सब पारितंत्र हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? अर्थात जो प्रकृति ने स्वयं प्रदान की है उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे जल हुआ, पहाड़ हुआ, झरना हुआ आदि सभी। आगे है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक बता सकते हैं आप। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण हैं जो मानव के द्वारा पर्यावरण निर्मित किए गए हैं। जैसे क्या हम सब बताए थे? सड़क हुआ, भवन हुआ, कारखाना हुआ। स्थल मंडल किसे कहते हैं? आप सब समझ सकते हैं। जो स्थल का मतलब जो हम सब पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी को स्थल कहते हैं, और हम सब जो रह रहे हैं इसे हम जीव मंडल कहते हैं। आगे है जीवित पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक जो कौन है? आगे यही जो अभी हम बताएं, जो जीवी पर्यावरण अर्थात एक स्थल मंडल है और एक जीव मंडल है। आगे है कि देखिए यहाँ पर है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है? प्राकृतिक अर्थात जो इसमें मानव ने कुछ नहीं किया हो। तो याद रखना, ये प्राकृतिक कौन से हैं? तो वन है। वन को मानव ने भी कुछ नहीं किया। ताल को बनाते हैं, मनुस्थल भी बना सकते हैं, तो याद रखना। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन सा पारितिक तंत्र नहीं है, प्राकृतिक का पारितिक तंत्र नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर वन है ना, और मनुस्थल है, पर ये तो ताल है, यह नहीं है। आगे है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है जिसने मनुष्य बनाया? तो देखिए मनुष्य ने समुदाय बनाया, धर्म बनाया, पर स्थल नहीं बनाया। आगे है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? मानव ने जो नहीं बनाया है। तो देखिए सड़क बनाया है, पहाड़ भी बना सकते हैं, पर समुद्र नहीं बना सकते। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो सबसे ज़्यादा खतरा है जनसंख्या वृद्धि से, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, अब हम सब चल रहे हैं प्रश्न को। अगर आप सब ये अच्छा एकदम प्रश्न है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इस चैप्टर से पूरा यही 3-4 प्रश्न को एकदम दिमाग में बैठाए रखना। बस जान लीजिए 1 या 2 उठाकर रखता है। तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो पर्यावरण के अंतर्गत जो भी वस्तु आ जाएं सभी शामिल रहते हैं। पर्यावरण में सभी वस्तु शामिल रहते हैं, इसको बात याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो ये बात सही है। जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण टिका हुआ है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। तो ये बात सही है। अगर वायु में परिवर्तन होगा तो हमारे मौसम संबंधित और जलवायु संबंधित घटनाएं भी में परिवर्तन होगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, तो सही है। अर्थात पादप मतलब पौधे और जीव जंतु मतलब सभी जीव और जंतु। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो अभी हम सब देखें कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई। आगे देखिए लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? याद रखना, पारितंत्र हम बताएं, पारितंत्र क्या होता है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं, जीवों का समुदाय, और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पतियाँ। तो ये बात गलत है, पर जहाँ जीवों के समुदाय रहते हैं। पारितंत्र मतलब संबंध समझ लीजिए।
अपने आप से जुड़े रहते हैं एक लोग, वहाँ पर हम पारितंत्र कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आज चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर से यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को ठीक से एकदम ध्यान से। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में।